हेलो फ्रेंड्स, मैं पूर्णचंद्र साहू आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल माइनिंग लेजिस्लेशन बाय पीसी साहू में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो सभी टाइप का डीजीएमएस एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो माइनिंग मेट हो या फोरमैन, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, सबके लिए। इवन ब्लास्टर वाला भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि आजकल तो बोल नहीं सकते किस टाइप का क्वेश्चन कहाँ आ जाएगा, लेकिन स्पेशली ये ब्लास्टर के लिए तो नहीं है। माइनिंग मेट से लेके फर्स्ट क्लास एग्ज़ाम सभी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एमएमआर 1961 के अंडर जितने भी फॉर्म्स यूज होते हैं उस फॉर्म्स के बारे में एक्सक्लूसिवली हम लोग बात करेंगे कि कौन सा रेगुलेशन का प्रोविज़न के हिसाब से कौन सा फॉर्म किस पर्पज़ में कितने दिन के अंदर कौन किसको देता है। ठीक है, तो जितने भी फॉर्म्स एमएमआर के अंडर में हम लोग यूज करते हैं उस सभी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने के लिए हम लोग ये वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। और उसके साथ ही मैं ये बोलना चाहूँगा कि एग्ज़ाम जैसे नोटिफिकेशन आ गया है, आप लोग ज़रूर एमएमआर हो गया, माइनिंग एक्ट हो गया, रूल हो गया, जितना डीजीएमएस सर्कुलर्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी रूल, भिट्टी रूल, क्रेच रूल, जितने भी नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस, इस सभी चीज़ को आपको कवर अप करना है। इसलिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आप भी खुद पढ़ाई कीजिए और आज प्रैक्टिस नोट में मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए, ताकि एग्ज़ाम तक हम लोग पूरा सिलेबस कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट, जैसे दोस्तों आप लोग जानते हैं कि एमएमआर के अंडर टोटल 6 फॉर्म है। 6 फॉर्म क्या क्या? फॉर्म 1 से लेके फॉर्म 6 तक, जिसको कि रोमान लेटर में फॉर्म आई, डबल आई, ट्रिपल आई इस टाइप का लिखा जाता है। लेकिन उस सब जितना भी फॉर्म है 1 to लेके 6 तक किस पर्पज में यूज होता है हम लोग इन डिटेल में एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फॉर्म 1 के पास आते हैं। तो फॉर्म 1 का यूज काफ़ी जगह पे होता है, इसलिए बहुत सारे जो बच्चे जो किसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देख के ही तैयारी करके जाते हैं, आप देखे होंगे कि पूछ लेगा कि फॉर्म इस पर्पज के लिए कौन सा फॉर्म यूज होता है। तो मान लीजिए रट्टा मान लिए कि नोटिस ऑफ रीओपनिंग। फिर दूसरा एक क्वेश्चन में पूछेगा कि फॉर्म 1 किस पर्पज के लिए यूज होता है, इनमें से जो ऑप्शन में से उनमें से नोटिस ऑफ रीओपनिंग नहीं रहेगा। फिर सोचेंगे अरे ये मैं तो एक जगह पढ़ा था कि नोटिस ऑफ रीओपनिंग के लिए फॉर्म 1 यूज होता है। तो इसीलिए फॉर्म 1 स्पेशली किस किस पर्पज में यूज होता है हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले फॉर्म 1 का जिक्र किया गया है रेगुलेशन 3 में। एमएमआर का रेगुलेशन 3 में आप पढ़ेंगे तो नोटिस ऑफ ओपनिंग के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो नोटिस ऑफ ओपनिंग का केस में कोई भी माइंस शुरू होने से पहले, यानी कि कोई मान लीजिए आपका एक नया लीज मिला है, अभी माइनिंग ऑपरेशन आपको शुरू करना है, तो मिनिमम 1 महीना पहले ओनर, एजेंट या मैनेजर रेगुलेशन 3 के अंदर फॉर्म 1 में नोटिस ऑफ ओपनिंग भेजेंगे। और इस फॉर्म के साथ क्या क्या चीज़ अकोम्पनीड होगा, अकोम्पनीड मतलब इसके साथ अटैच होके जाएगा एक प्लान शोइंग माइन बाउंड्री, यानी कि एक माइन प्लान बना जाएगा। उस प्लान में क्या क्या दिखाया जाएगा, माइंस का बाउंड्री कहाँ कहाँ है, यानी कि पूरा बाउंड्री का लेआउट बना के प्लान में इसके साथ अटैच किया जाएगा फॉर्म 1 के साथ। और क्या जाएगा उस प्लान में, और क्या शो होगा, शाफ्ट और ओपनिंग ऑफ द माइंस। अगर अंडरग्राउंड मेटल माइंस है तो शाफ्ट, कहाँ पे आप शाफ्ट खोदने जा रहे हैं, और ओपनिंग ऑफ द माइंस, माइंस का ओपनिंग कहाँ है। अगर सरफेस केस में है तो माइंस का ओपनिंग आप कहाँ से शुरू करेंगे, वो चीज़ को आपको दिखाना पड़ेगा उस प्लान में, जिस प्लान को आप लोग फॉर्म 1 के साथ अटैच करेंगे। नेक्स्ट है ट्राई जंक्शन और रेवेन्यू पिलर्स। जितने भी ट्राई जंक्शंस और रेवेन्यू पिलर्स है वो सबको डिमार्केशन करके प्लान में हमको दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट, अदर प्रोमिनेंट एंड परमानेंट सरफेस फीचर्स। उस माइन लीज के चारों तरफ जितना भी प्रोमिनेंट और परमानेंट सरफेस फीचर्स है, जैसे मान लीजिए कोई मस्जिद है, कोई मंदिर है, कोई चर्च है, ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट टावर्स है, या फिर कोई मोनूमेंट्स है, इस टाइप का जो भी इम्पोर्टेंट फीचर्स है सरफेस में, वो सभी को उस प्लान में दिखाना पड़ेगा। तो
अभी पहले हम क्या जाने कि फॉर्मा किस पर्पज़ के लिए यूज होता है। पहली बात तो नोटिस ऑफ ओपनिंग के लिए। ये प्रोविज़न कहाँ पे है, रेगुलेशन 3 के अंदर। इसमें क्या लिखा गया है कि जैसे आप लोग जानते हैं कि जो माइंस एक्ट 1952 का सेक्शन 16 बोलता है नोटिस ऑफ ओपनिंग के बारे में, उसके हिसाब से जो नोटिस ऑफ ओपनिंग जाएगा फॉर्म 1 में, वो किसको किसको जाएगा, CIM को जाएगा। CIM मतलब चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, CIM को जाएगा। कंट्रोलर ऑफ IBM को जाएगा, इंडिया ब्यूरो माइंस का जो कंट्रोलर होंगे उनके पास जाएगा। और DM यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो माइंस आ रहा है उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी ये नोटिस जाएगा 1 महीने पहले। माइंस खुलने का 1 महीने पहले ये नोटिस ओनर, एजेंट या फिर मैनेजर भेजेंगे। और उसके साथ एक प्लान अटैच होगा उस फॉर्म 1 के साथ, जिसमें क्या क्या शो होगा, माइंस का बाउंड्री, शाफ्ट और ओपनिंग ऑफ द माइंस, ट्राई जंक्शन और रेवेन्यू पिलर्स, अदर प्रोमिनेंट एंड परमानेंट सरफेस फीचर्स। तो दोस्तों कभी कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो रेगुलेशन 3 के तहत जो नोटिस ऑफ ओपनिंग हम लोग भेजते हैं उसमें एक प्लान अटैच होता है, उस प्लान में इनमें से क्या क्या चीज़ को शो करना पड़ेगा। तो ये जो 4 चीज़ हम लोग बात किए, माइन बाउंड्रीज, शाफ्ट और ओपनिंग ऑफ द माइन, ट्राई जंक्शन और रेवेन्यू पिलर्स और अदर प्रोमिनेंट परमानेंट सब सरफेस फीचर्स, इसके अलावा जो भी चीज़ उस ऑप्शन में रहेगा वो गलत है। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। नेक्स्ट फॉर्म 1 और कहाँ पे यूज होता है, इसके बाद आता है नोटिस ऑफ अबैंडनमेंट और डिसकंटिन्यूएंस, जो कि रेगुलेशन 6 में एलाबोरेट या डिस्कशन किया गया है। नोटिस ऑफ अबैंडनमेंट क्या है, पहले तो आप तो जानते हैं कि अबैंडनमेंट का मतलब क्या है। अबैंडनमेंट का मतलब है आपका कोई इंटेंशन नहीं है फ्यूचर में उस एरिया में काम करने का, ठीक है, या फिर उस माइंस में काम करने का, और आपका प्लान ही नहीं है उस माइंस में काम करने का, तो उस केस में आपको नोटिस भेजना पड़ेगा कि नहीं, हम इस माइंस को अबैंडन करना चाहते हैं, हमारा इंटेंशन नहीं है फ्यूचर में यहाँ पे कुछ काम करने के लिए। ठीक है, या फिर डिसकंटिन्यूएंस के केस में, डिसकंटिन्यूएंस के मतलब मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर रीजन के लिए टेम्पररी आप कुछ महीने के लिए बंद कर रहे हैं माइंस को। इसी ऐसे क्यों किया जाता है, मान लीजिए कि स्ट्राइक हो गया या फ्लोड हो गया, इनंडेशन हो गया, ठीक है, इस केस में आपको टेम्पररी डिसकंटिन्यूएंस करना पड़ता है। बहुत सारे रीजन और भी होते हैं जिसके वजह से कभी कभी माइंस को टेम्पररी डिसकंटिन्यू करना पड़ता है। तो अगर आपका माइंस डिसकंटिन्यू हो रहा है कोई भी रीजन से, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, उस डिसकंटिन्यूएंस अगर 4 महीना या उससे ज़्यादा पीरियड के लिए आप डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, समझ गए मेरे बात को। पहली बात तो है अगर आप अबैंडनमेंट करना चाहते हैं, अबैंडनमेंट मतलब आपका कोई इंटेंशन ही नहीं है कि फ्यूचर में यहाँ पे काम करने के लिए, उस केस में भी फॉर्म 1 आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन दूसरी बात जो है कि डिसकंटिन्यूएंस के केस में, लेकिन उसमें कंडीशन है कि वो जो डिसकंटिन्यूएंस, ये जो आप बंद करके टेम्पररी रख रहे हैं माइंस को, वो डिसकंटिन्यूएंस 4 महीना या उससे ज़्यादा पीरियड के लिए होना चाहिए। मान लीजिए 4 महीने से कम पीरियड के लिए आप डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको नोटिस नहीं देना पड़ेगा। तो इसलिए 4 महीना या 4 मंथ्स या उससे ज़्यादा पीरियड के लिए अगर आप माइंस को डिसकंटिन्यू करने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो उस केस में पहले आपको नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूएंस भेजना पड़ेगा। किसको भेजेंगे, CIM एंड RIM। कितना दिन पहले, नॉट लेस देन 30 डेज, यानी कि 30 दिन, मिनिमम 30 दिन पहले आपको भेजना पड़ेगा ये नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूएंस या ये नोटिस ऑफ अबैंडनमेंट। इसमें एक गौर करने वाला चीज़ आप देख सकते हैं। देखिए, जो पहले हम बात किए रेगुलेशन 3 के तहत नोटिस ऑफ रीओपनिंग किसके पास जा रहा है, एक तो CIM, कंट्रोलर ऑफ IBM एंड DM, ये तीनों को भेज जाता है। कभी कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है कि नोटिस ऑफ ओपनिंग किसको भेजेंगे, तो ये चीज़ को भी आपको थोड़ा गौर करना पड़ेगा। नोटिस ऑफ ओपनिंग जाता है CIM, RIM,
सॉरी CIM RIM को नहीं जाता है, CIM कंट्रोलर ऑफ IBM एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। लेकिन नोटिस ऑफ अबैंडनमेंट और डिसकंटिन्यूएंस किसके पास जा रहा है, यहाँ पे गौर कीजिए, CIM एंड RIM के पास। तो MMR में इस टाइप का चीज़ें जितना है ना, आपको उसको मार्क करके याद करना पड़ेगा कि कौन सा चीज़ किसको भेजेंगे, किसको नहीं भेजेंगे। नोटिस ऑफ ओपनिंग किसको भेजेंगे, CIM, कंट्रोलर ऑफ IBM और DM यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, 3 आदमी के पास। नोटिस ऑफ अबैंडनमेंट और डिसकंटिन्यूस किसको भेजेंगे, सिर्फ CIM एंड RIM को। ठीक है, कितने दिन पहले, अगर 30 डेज पहले, 30 दिन पहले। किस केस में, अगर अबैंडनमेंट करना चाहते हैं या फिर 4 महीना या उससे ज़्यादा पीरियड तक आप डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं माइन वर्किंग को। ठीक है, तो ये जो फॉर्म 1 भेजेंगे उसके उस फॉर्म 1 में आपको एक स्पेशल चीज़ मेंशन करना पड़ेगा। क्या मेंशन करना पड़ेगा, रीजन फॉर द प्रपोज्ड अबैंडनमेंट और डिसकंटिन्यूस, किस वजह से आप अबैंडनमेंट करना चाहते हैं या किस वजह से आप डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, उस रीजन को मेंशन करना पड़ेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है, नंबर ऑफ पर्सन्स लाइकली टू बी अफेक्टेड, कितने पर्सन इससे अफेक्ट हो सकते हैं, वो नंबर ऑफ पर्सन आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये है नोटिस ऑफ अबैंडनमेंट और डिसकंटिन्यूस। तो अभी तक हम लोग क्या सीखे कि फॉर्म 1 किसके किसके जाता है, नोटिस ऑफ ओपनिंग का केस में जाता है, नोटिस ऑफ अबैंडनमेंट और डिसकंटिन्यूएंस के केस में भी जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, और किस पर्पज के लिए फॉर्म 1 यूज होता है। हाँ, इसमें एक चीज़ में छूट गया, नोटिस ऑफ अबैंडनमेंट और डिसकंटिन्यूएंस में एक चीज़ छूट गया। ठीक है, पहले तो 30 दिन पहले, मान लीजिए आपको अबैंडनमेंट करना है या डिसकंटिन्यू करना है, तो 30 दिन पहले आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जब अबैंडनमेंट हो गया या डिसकंटिन्यूएंस, उस जितना पीरियड आप मेंशन किए थे, जैसे मैं बोला कि 4 महीना या उससे ज़्यादा पीरियड तक अगर डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं माइंस को, उस केस में आपको नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूएंस भेजना पड़ेगा, नहीं तो नहीं भेजने से भी चलेगा, नहीं भी भेजना चाहिए रेगुलेशन के हिसाब से। ठीक है, मिनिमम 4 महीना का डिसकंटिन्यू होना चाहिए, मिनिमम 4 महीना। इसका मतलब नहीं कि 4 महीना ही लिखना है। मान लीजिए आप प्लान कर रहे हैं कि 7 महीना आप डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, तो 4 महीना से ज़्यादा हो गया, तो उस केस में नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूएंस आप भेज दिए 30 दिन पहले। अभी जब ये पीरियड ख़त्म हो जाएगा, यानी कि जब ये 7 महीना जो 7 महीना आप मेंशन किए थे कि हम 7 महीना डिसकंटिन्यू करेंगे, जब ये 7 महीना ख़त्म हो गया, उसके 7 दिन के अंदर अंदर फिर फॉर्म 1 भेजना पड़ेगा। किसको किसको, CIM, RIM, DM। इसमें देखिए DM आ गया। पहले जो नोटिस भेजे थे 30 दिन पहले, उसमें DM को नहीं भेज रहे थे, सिर्फ CIM और RIM को भेज रहे थे। लेकिन जब डिसकंटिन्यूस पीरियड ख़त्म हो गया, उसके 7 दिन के अंदर अंदर फिर जो फॉर्म 1 भेजेंगे, उस केस में आपको CIM, RIM और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी कॉपी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो किसको भेज रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में यहीं पे कन्फ्यूजन होता है। अब तो आप जानते हैं फॉर्म 1 इस नोटिस ऑफ ओपनिंग के लिए, क्लोजिंग के लिए, रीओपनिंग के लिए, अबैंडनमेंट के लिए, डिसकंटिन्यू के लिए, ये सब के लिए यूज होता है। आप जानते हैं कितने दिन पहले, वो भी याद रख लेते हैं। लेकिन किसको भेजना है आपका दिमाग में ये बिट जाता है कि सिर्फ CIM आ रहे हैं। तो जब ऑप्शन दे देता है एग्जाम में, वहाँ पे कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है। जैसे लगता है हाँ सबको तो भेजते हैं, कभी किस किस केस में DM को भेज रहे हैं, किस किस केस में DM को नहीं भेज रहे हैं। ठीक है, वो सब चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी तक हम जो डिस्कस किए, नोटिस ऑफ ओपनिंग का केस में हम भेज रहे हैं CIM, कंट्रोलर ऑफ IBM और DM। नोटिस ऑफ अबैंडनमेंट डिसकंटिन्यूस किसको भेज रहे हैं, सिर्फ CIM और RIM को। नोटिस ऑफ अबैंडन और डिसकंटिन्यू जब जो 30 दिन पहले आप जो मेंशन किए थे कि इस इतने तारीख से हम अबैंडन करेंगे, जब उस दिन आ जाएगा, उसके 7 दिन के अंदर अंदर फिर दोबारा भेजना पड़ेगा। किसको भेजेंगे, CIM, RIM एंड DM को। उसी तरह नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूएंस के केस में भी जितना पीरियड आप मेंशन किए थे कि हम इतना दिन के लिए डिसकंटिन्यू करेंगे, जब वो पीरियड ख़त्म हो जाएगा, उसके 7 दिन के अंदर अंदर फिर आपको फॉर्म 1 भेजना पड़ेगा। इसको CIM, RIM एंड DM को। ठीक है, नेक्स्ट नोटिस ऑफ रीओपनिंग। रीओपनिंग यानी कि मान लीजिए आप जो पहले जो नोटिस दिए थे कि हम इसको अबैंडन कर रहे हैं या डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, तो
तो अबंडन हो गया या फिर डिसकंटिन्यू हो गया। इसके बाद फिर मान लीजिए कभी आपको माइंस जब भी खोलेंगे, ठीक है, मान लीजिए फिर जब आपका एक बार बंद कर दिया फिर दोबारा जब खुलेगा वो होता है नोटिस ऑफ रीओपनिंग। लेकिन ये नोटिस ऑफ अबंडन का केस तो समझ में आ गया। मान लीजिए आपको इंटेंशन नहीं था पहले, हम नोटिस देते हम अबंडन कर रहे हैं, फिर बाद में आपका मन बहला कि नहीं इसको हम चलाएंगे, तो जब भी खोलेंगे पहले 30 डेज पहले फिर फॉर्म 1 भेजना पड़ेगा कि हम इसको खोलना चाहते हैं, ठीक है, इतना दिन इतना तारीख को हम खोलेंगे। और ये दोनों के बीच में टाइम पीरियड मिनिमम 30 डेज होना चाहिए। किस दोनों के बीच में? जब आप नोटिस भेज रहे हैं कि हम इतना तारीख को खोलेंगे और जिस दिन खुलेंगे एक्चुअली जो डेट मेंशन करें मिनिमम 30 डेज। इसका मतलब नहीं कि 30 दिन पहले ही भेजना है, 60 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 30 डेज पहले आपको नोटिस ऑफ रीओपनिंग भेजना है। किसको किसको? वही CIM, RIM एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। उसी तरह नोटिस ऑफ जो डिसकंटिन्यूएंस के केस में भी अगर 4 महीना या उससे ज़्यादा पीरियड के बाद आप माइंस खोल रहे हैं तब नोटिस ऑफ रीओपनिंग भेजना पड़ेगा, नहीं तो नहीं भेजना पड़ेगा। वही सेम चीज़ है, क्योंकि नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूएंस भी वैसे ही दे रहे हैं। अगर 4 महीना या उससे ज़्यादा पीरियड तक आपको माइंस को डिसकंटिन्यू करना है, उस केस में जाके आप नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूअस दे रहे हैं, तो उसी सेम कंडीशन में ही आपको नोटिस ऑफ रीओपनिंग देना पड़ेगा अगर आपका माइंस 4 महीना या उससे ज़्यादा पीरियड तक डिसकंटिन्यू है। उससे कम टाइम तक अगर मान लीजिए 1.5 महीना डिसकंटिन्यूअस रहा तो उस केस में नोटिस ऑफ रीओपनिंग नहीं देना पड़ेगा। और दोनों अबंडनमेंट के केस में भी और डिसकंटिन्यूअस में के केस में भी मिनिमम 30 दिन पहले आपको नोटिस भेजना है कि हम खोलना चाहते हैं, इस तारीख को खोलेंगे। तो ये किसको किसको भेजेंगे? CIM, RIM एंड DM, यानी कि चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। यह है नोटिस ऑफ रीओपनिंग। और किस केस में फॉर्म 1 भेजा जाता है? अभी तक 3 चीज़ें हम देखें, कितने कौन सा केस में फॉर्म 1 भेजे अभी तक? नोटिस ऑफ ओपनिंग का केस में, नोटिस ऑफ अबंडनमेंट और डिसकंटिन्यूएंस के केस में। जब अबंडनमेंट और डिसकंटिन्यूएंस हो गया उसका 7 दिन के अंदर फिर दोबारा भेजते हैं। इसके बाद नोटिस ऑफ रीओपनिंग का केस में। तो 3 चीज हो गया, ठीक है। अभी तो चौथा, और किस केस में हम फॉर्म 1 भेज रहे हैं? चेंज ऑफ ओनरशिप एंड एड्रेस एक्सेट्रा, जो कि रेगुलेशन 8 में डिस्क्राइब किया गया है। अगर मान लीजिए किसी माइंस का ओनरशिप चेंज हो गया, पहले एक कंपनी उसको खरीदा था, फिर दूसरा एक कंपनी को वो बेच दिया वो माइंस, तो ओनरशिप चेंज हो गया, अभी ओनर बदल गया। उस केस में भी अगर माइंस का ऑफिस का एड्रेस चेंज होता है, माइंस का ऑफिस मान लीजिए एक जगह पे था, वहाँ पे जो मेंशन किए थे फॉर्म 1 में हमारा माइंस का जो कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफिस का एड्रेस ये है, अगर उस एड्रेस में चेंज हो जाता है तो उस केस में भी आपको फॉर्म 1 में नोटिस भेजना पड़ेगा। तो जब भी आपका ओनरशिप चेंज होता है या एड्रेस चेंज होता है तो उस केस में ओनर, एजेंट या मैनेजर 7 दिन के अंदर जिस दिन चेंज हुआ उसके 7 दिन के अंदर CIM एंड RIM को फॉर्म 1 भेजते हैं, ठीक है। और किस केस में होता है? इन केस ऑफ न्यू अपॉइंटमेंट और टर्मिनेशन केस में। न्यू मान लीजिए माइंस में कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन किया, कोई नया एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय का ही कैटेगरी है, जब हम अभी डिस्कस करेंगे किसका अपॉइंटमेंट होने से फॉर्म 1 भेजेंगे, ठीक है। और अब मान लीजिए किसी एम्प्लॉय का टर्मिनेशन हो गया, किसी एम्प्लॉय मतलब कौन सा एम्प्लॉय अभी डिस्कस करेंगे। तो क्या है वो एम्प्लॉय? एजेंट का केस में, मैनेजर का केस में, असिस्टेंट मैनेजर या फिर अंडरग्राउंड मैनेजर का केस में, सर्वेयर का केस में, इंजीनियर के केस में। यहाँ पे इंजीनियर मतलब कौन? मैकेनिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो इन लोगों का केस में अगर उनका नया अपॉइंटमेंट होता है या फिर टर्मिनेशन होता है, टर्मिनेशन यानी कि मान लीजिए और नौकरी छोड़ के चला गया, वो भी टर्मिनेशन है। मान लीजिए रिटायर्ड हो गया, वो भी टर्मिनेशन है। तो नया अपॉइंटमेंट या अगर टर्मिनेशन हो रहा है किसका? एजेंट का, मैनेजर का, असिस्टेंट मैनेजर का, अंडरग्राउंड मैनेजर का, सर्वेयर का और इंजीनियर का। तो जब उनका अपॉइंटमेंट या टर्मिनेशन हुआ उसका 7 दिन के अंदर CIM या फिर RIM को हम लोग को फॉर्म 1 भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है मोटा मोटा फॉर्म 1 का यूज। तो कितना केस में फॉर्म 1 यूज हो रहा है देखिए। नोटिस ऑफ ओपनिंग का केस में,
नोटिस ऑफ अबैंडनमेंट के केस में, नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूएंस के केस में, नोटिस ऑफ रीओपनिंग का केस में, जहाँ ओनरशिप या एड्रेस चेंज होता है उस केस में, जहाँ नया अपॉइंटमेंट या फिर टर्मिनेशन होता है उस केस में। तो ये सभी चीज़ों में फॉर्म 1 यूज होता है नोटिस पर्पज़ के लिए। और को किस पर्पज़ में कितना दिन के अंदर भेजते हैं वो सब हम लोग डिटेल में डिस्कस किए। जैसे नोटिस ऑफ ओपनिंग का केस में 30 दिन पहले, नोटिस ऑफ अबैंडनमेंट डिसकंटिन्यूएंस के पहले उस केस में 30 दिन पहले, नोटिस ऑफ रीओपनिंग का केस में 30 दिन पहले, चेंज ऑफ ओनरशिप एड्रेस का जिस दिन चेंज हुआ उसका 7 दिन के अंदर अंदर, जब अपॉइंटमेंट टर्मिनेशन का केस में जिस दिन अपॉइंटमेंट या टर्मिनेशन हुआ उसका 7 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, तो ये सब केस में नोटिस ऑफ फॉर्म 1 यूज होता है। ठीक है, तो सब तो डिस्कस कर लिया, आपका याद हो भी गया होगा, लेकिन किसको किसको भेजना है ये आपको याद रखना पड़ेगा। नोटिस ऑफ ओपनिंग में किसको भेजते हैं? CIM, कंट्रोलर ऑफ IBM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो उसी तरह आपको याद रखना पड़ेगा कि किस केस में DM का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। वहाँ पे एक नोटिस ऑफ ओपनिंग का केस में और एक नोटिस ऑफ रीओपनिंग का केस में भी है। CIM, RIM, DM, वहाँ पे कंट्रोलर ऑफ IBM थे, उनके जगह पे यहाँ पे RIM आ गए। ठीक है, तो ये सब चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं फॉर्म 2 के तरफ। फॉर्म 1 कंप्लीट। ठीक है, अभी आते हैं फॉर्म 2 के तरफ। फॉर्म 2 किस पर्पज़ के लिए यूज होता है? फॉर्म 2 यूज होता है क्वार्टरली रिटर्न के लिए। क्वार्टरली जो रिटर्न भेजते हैं, क्वार्टर मतलब 3 महीना का एक पीरियड। कब कब ख़त्म होता है? देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीना। तो ये 3 महीना जब ख़त्म होगा अप्रैल महीने में उसका रिटर्न भेजेंगे। अप्रैल, मई, जून 3 महीना। ये पीरियड जब ख़त्म हो गया जुलाई में उसका रिटर्न भेजेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 3 महीना जब ख़त्म होगा अक्टूबर में उसका रिटर्न भेजेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीना, उसका वो पीरियड जो क्वार्टर जब ख़त्म होगा जनवरी में उसका रिटर्न भेजेंगे। तो इसीलिए क्वार्टरली रिटर्न कब भेजता है? जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर। कैसे ये महीना फिक्स हुआ अभी डिस्कस किया। ठीक है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च तो अप्रैल में भेजेंगे, उसी तरह ये सब सेटिंग किया गया है। तो हर साल जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर का 20 तारीख से पहले 20th डे ऑफ जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर एवरी ईयर ऑनर एजेंट या मैनेजर फॉर्म 2 में क्वार्टरली रिटर्न भेजेंगे। किसको किसको? CIM और RIM को। गौर कीजिएगा, क्वार्टरली रिटर्न किसको भेज रहे हैं? CIM एंड RIM को। ठीक है, अभी आते हैं एनुअल रिटर्न में। देखते हैं इसमें क्या चेंज है। अभी एनुअल रिटर्न रेगुलेशन 5 के तहत, ठीक है, रेगुलेशन 5 के तहत हम जो एनुअल रिटर्न भेजते हैं फॉर्म 3 में भेजते हैं। कब भेजते हैं? 20th डे ऑफ फरवरी एवरी ईयर, हर साल का 20 फरवरी से पहले। वहाँ पे अलग था, यहाँ पे अलग है, क्योंकि वो क्वार्टरली था, ये एनुअली है। ठीक है, हर साल 20 फरवरी से पहले फॉर्म 3 में रेगुलेशन 5 के तहत ओनर एजेंट या मैनेजर एनुअल रिटर्न भेजते हैं। किसको भेजते हैं? CIM एंड DM, RIM को नहीं भेजते हैं। ये भी गौर कीजिएगा, स्पेशली जो सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास एग्जाम दे रहे हैं इसी टाइप का क्वेश्चन आंसर देते हैं। लगता है कि हाँ मैं ये तो इजी क्वेश्चन है, मैं सही किया हूँ, लेकिन वहाँ गलत हो जाता है। क्वार्टरली रिटर्न भेजते हैं CIM और RIM को, एनुअली रिटर्न RIM को नहीं भेजते हैं, सिर्फ CIM और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हम RIM को कॉपी नहीं दे सकते। बहुत सारे माइंस में कॉपी भी देते हैं, लेकिन स्टैट्यूटरी प्रोविज़न के हिसाब से जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो प्रोविज़न क्या बोल रहा है, रेगुलेशन क्या बोल रहा है, उसके हिसाब से हम आंसर देना पड़ेगा हमको। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। क्वार्टरली रिटर्न CIM RIM दोनों को जाता है। एनुअल रिटर्न RIM के पास नहीं जाता है, और CIM को जाता है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जाता है। ठीक है, यह है एनुअल रिटर्न का प्रोविज़न। इसमें एक स्पेशल कंडीशन है, जैसे हम पहले बोले कभी कभी अबैंडनमेंट और डिसकंटिन्यूएंस भी होता है, जिसके लिए फॉर्म 1 यूज होता है नोटिस के लिए। अगर माइंस आपका अबैंडनमेंट हो गया या डिसकंटिन्यू हो गया और 20 फरवरी पहुंचा ही नहीं है, ठीक है, तो कैसे एनुअल रिटर्न भरेंगे? जब 20 फरवरी हुआ तो भरेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। तो अबैंडनमेंट और डिसकंटिन्यूएंस के केस में हमको
देखिए इसमें भी एक स्पेशल कंडीशन है। जैसे हम नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूएंस कब देते हैं, जब 4 महीना 4 मंथ या उससे ज़्यादा पीरियड तक माइंस बंद हो रहा है, उस केस में हम नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूएंस दे रहे हैं। उसी तरह एनुअल रिटर्न का केस में अगर आपका माइंस 2 महीना 2 मंथ्स या 2 मंथ उसको नहीं बोल सकते, 60 डेज बोलते हैं, ठीक है, डेज में बोलते हैं उसको, कि अगर 60 डेज या उससे ज़्यादा पीरियड तक आपका माइंस बंद डिसकंटिन्यू हो रहा है, उस केस में आपको भेजना है एनुअल रिटर्न, नहीं तो नहीं भेजना है, वेट करना है 20 फरवरी जब होगा उसके अंदर अंदर हम भेजेंगे, ठीक है। तो इसमें भी देखिए यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो 90 डेज लिखा है। उसी सेम चीज़ देखिए, मान लीजिए आपका माइंस अबैंडनमेंट आज हुआ, तो इसका 30 दिन के अंदर अंदर आपका एनुअल रिटर्न आपको भेजना पड़ेगा। जिस दिन अबैंडनमेंट हुआ उसका 30 दिन के अंदर, ठीक है। इसीलिए डिसकंटिन्यूएंस के केस में बोल रहा है कि मिनिमम 60 डेज अगर डिसकंटिन्यू हो रहा है, तो 60 डेज डिसकंटिन्यू हो गया तो उसका भी 30 दिन के अंदर आपको भेजना है। तो टोटल पीरियड कितना हो गया, 60 + 30 हो गया 90 ना। तो इसीलिए लिखा गया है कि 90 डेज ऑफ डिसकंटिन्यूएंस, यानी कि अगर 2 महीना मिनिमम डिसकंटिन्यू होता है तब जाके हमको एनुअल रिटर्न भेजना पड़ता है। 2 महीना यानी कि 60 दिन हो गया, ऐसे तो बोले 61 होता है, वैसे नहीं, मिनिमम 60। यहाँ पे इसलिए मंथ मेंशन नहीं किया है, डेज मेंशन किया है। तो मान लीजिए 60 दिन आपका माइंस डिसकंटिन्यू हो रहा है, तो 90 डेज के अंदर अंदर आपको एनुअल रिटर्न भरना है, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ को थोड़ा गौर कीजिएगा कि अबैंडनमेंट का केस में 30 दिन के अंदर एनुअल रिटर्न भेजना है। डिसकंटिन्यूएंस के केस में जिस दिन डिसकंटिन्यूएंस हुआ उसका 90 डेज के अंदर अंदर हमको एनुअल रिटर्न भेजना है रेगुलेशन 5 के तहत। किस फॉर्म में, फॉर्म 2 में, ठीक है, सॉरी फॉर्म 3 में। फॉर्म 2 में क्वार्टरली रिटर्न, फॉर्म 3 में एनुअल रिटर्न। नेक्स्ट आते हैं फॉर्म 4 के केस में। क्या होता है फॉर्म 4? जैसे आप लोग जानते हैं फॉर्म 4 का 3 पार्ट है, फॉर्म 4A, फॉर्म 4B, फॉर्म 4C। फॉर्म 4A, फॉर्म 4B, फॉर्म 4C, ये तीनों फॉर्म 4 का एक एक पार्ट है, यानी कि फॉर्म 4 मतलब तीनों है। तो कौन फॉर्म A कब, 4A कब भेजना है, 4B कब भेजना है, 4C कब भेजना है, पहले डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा, फॉर्म 4 किस लिए यूज होता है? नोटिस ऑफ एक्सीडेंट के केस में। ये कहाँ पे प्रोविज़न है? रेगुलेशन 9 में। रेगुलेशन 9 के अंदर नोटिस ऑफ एक्सीडेंट फॉर्म 4 में भेजा जाता है, ठीक है। तो कौन सा एक्सीडेंट के केस में वो भेजेंगे? कोई भी एक्सीडेंट में इसमें हो रहा है हमको भेजना है फॉर्म 4? नहीं, ऐसा नहीं है। जिस एक्सीडेंट में माइनर इंजरी या रिपोर्टेबल इंजरी हुआ है उस केस में हमको फॉर्म भेजना ही नहीं है। उस केस में क्या करेंगे? मान लीजिए एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें रिपोर्टेबल इंजरी हुआ या माइनर इंजरी हुआ, उस केस में स्पेशल प्रोविज़न माइन रूल में है। फॉर्म जे यूज होता है रिपोर्टेबल इंजरी का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, और फॉर्म के यूज होता है माइनर इंजरी का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। तो फॉर्म जे और के स्पेशली रिपोर्टेबल इंजरी और माइनर इंजरी के लिए फॉर्म और माइन रूल में मेंशन्ड है। उस केस में हमको फॉर्म 4 भेजना नहीं है। तो किस केस में हम फॉर्म 4 भेजेंगे? जिस केस में लॉस ऑफ लाइफ हुआ हो। लॉस ऑफ लाइफ यानी कि डेथ का मतलब सिनेरियो हो, कोई एक आदमी हो या 2 आदमी, जितना भी आदमी हो, अगर कोई आदमी का मौत हो गया है उस एक्सीडेंट में, या फिर जहाँ पे सीरियस बॉडीली इंजरी हुआ है। सीरियस बॉडीली इंजरी का डेफिनेशन आप लोग जानते हैं, ऐसा कोई इंजरी जिस इंजरी की वजह से जो इंजर्ड पर्सन का बॉडी का कोई भी एक पार्ट का परमानेंट लॉस हो जाए। जैसे इंजरी टू साइट, देख नहीं पाएगा, आँख उसका ख़राब हो जाएगा। एक पैर टूट गया पूरा परमानेंटली, उसका पैर हमेशा वो लॉस कर लिया, या एक हाथ कट गया, यानी कि कोई भी बॉडी पार्ट का अगर परमानेंट लॉस होता है उसको सीरियस बॉडीली इंजरी कहते हैं। तो अगर लॉस ऑफ लाइफ का सिनेरियो हो, यानी कि डेथ का सिनेरियो हो, या फिर सीरियस बॉडीली इंजरी का सिनेरियो हो, और किस केस में? अन एक्सप्लोजन। मान लीजिए एक्सप्लोजन हो गया है, किस भी मान लीजिए एक एक्सकावेटर में एक्सप्लोजन हो गया कोई भी रीजन वजह से, उस केस में। इरप्शन ऑफ वाटर, मान लीजिए जैसे इनंडेशन हो गया माइंस के अंदर, उस केस में। एनी एक्सीडेंट ड्यू टू एक्सप्लोसिव,
ब्लास्टिंग के दौरान हो, एक्सप्लोसिव ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हो, एक्सप्लोसिव के वजह से कोई एक्सीडेंट हो गया हो, ब्रेकेज ऑफ रोप, चेन, हेडगियर पुली, एक्सल बियरिंग, ब्रेकेज ऑफ वाइंडिंग इंजन, क्रैंकशाफ्ट, कपलिंग, बियरिंग, फेलियर ऑफ इमरजेंसी ब्रेक, क्लच, बस्टिंग ऑफ इक्विपमेंट कंटेनिंग स्टीम, कंप्रेस्ड एयर, जैसे जो कंप्रेस्ड एयर का जो कंटेनर मान लीजिए ब्रस्ट कर गया, ब्रेकेज ऑफ एसेंशियल पार्ट्स ऑफ मशीन, ये सभी केस में हमको फॉर्म 4 भेजना है। तो कैसे भेजेंगे, ये जो अभी हम लोग जितना डिस्कशन किया है, अगर ये सिनारियो है एक एक्सीडेंट का, मतलब वजह यह है या फिर सीरियस बॉडीली इंजरी हुआ हो या लॉस ऑफ लाइफ हुआ हो, पहले सबसे पहले जो एक्सीडेंट होते होते 20 इमीडिएटली एक टर्म वहाँ पे देखिए यूज हुआ है, फोर्थ विथ, रेगुलेशन 9 पढ़ेंगे तो एक टर्म यूज हुआ है फोर्थ विथ। फोर्थ विथ का मतलब होता है इमीडिएटली, मतलब तुरंत। इमीडिएटली आरआईएम को इन्फॉर्म करना है ओवर टेलीफोन या बाय स्पेशल मैसेंजर और बाय टेलीग्राम, यानी कि बाय फोन में पहले आरआईएम को इन्फॉर्म करना है कि ऐसा एक एक्सीडेंट हो गया है। ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन की ऐसे एक्सीडेंट हुआ है अभी अभी, ठीक है। इमीडिएटली ये इन्फॉर्मेशन आरआईएम को बताना है। नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर अंदर, यानी कि एक दिन के अंदर अंदर फॉर्म 4A भेजना है। किसको किसको भेजना है, डीएम को भेजना है, सीआईएम को भेजना है, आरआईएम को भेजना है। फिर वही बात मैं दोहरा रहा हूँ, किसको कौन सा फॉर्म भेजना है इसको आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर्म 4A जो किस लिए होता है, ये जस्ट इनिशियल इन्फॉर्मेशन या फिर एक्सीडेंट का एक इनिशियल इन्फॉर्मेशन या रिपोर्ट होता है, जो कि 24 आवर के अंदर हमको भेजना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, सीआईएम को और आरआईएम को फॉर्म 4A में, ठीक है। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्सीडेंट है, ठीक है, जो कि 24 आवर्स के अंदर अंदर फॉर्म 4A में भेजा जाता है। और उसका जो कॉपी, वो जो इन्फॉर्मेशन आप भेजे हैं, ये जो रिटर्न भेजे हैं या फॉर्म 4A भेजे, उसका कॉपी आपका नोटिस बोर्ड में लेजिबल कंडीशन में, लेजिबल मतलब जैसे ख़राब ना हो, सब लोग देख सकते हैं, जैसे पानी कीचड़ उसके ऊपर डाला, मतलब जो क्लियरली जैसे सब लोग पढ़ सकते हैं, उससे ख़राब नहीं होगा वो पेपर, जैसे लेजिबल कंडीशन में मिनिमम 14 डेज के लिए रखना पड़ेगा नोटिस बोर्ड में। 14 डेज 14, ठीक है, 40 नहीं 14 डेज आपको नोटिस बोर्ड में रखना पड़ेगा। देखिए सब एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसको भेजना है, कब भेजना है, कौन सा फॉर्म में भेजना है, किस केस में भेजना है, कितना दिन के लिए नोटिस बोर्ड में रहेगा, सब एक एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बार फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा तो रट्टा मारना नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर आप जैसे गाना गाते हैं ना, उस टाइप का उसको गाएंगे कि एक्सीडेंट हो गया, पहले इमीडिएटली फोर्थविथ हम इन्फॉर्म करना है आरआईएम को, टेलीफोन और स्पेशल मैसेंजर और टेलीग्राम। इसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर हमको फॉर्म 4A भेजना है डीएम को, सीआईएम को, आरआईएम को, और उसका एक कॉपी हमको नोटिस बोर्ड में मिनिमम 14 दिन के लिए रखना है। इसके बाद हाँ, इसमें और एक चीज़ है, अगर ये एक्सीडेंट इलेक्ट्रिकल रिलेटेड चीज़ मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, उसका स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिकल, मतलब इलेक्ट्रिकल सप्लाई रिलेटेड अगर वो एक्सीडेंट है तो उस केस में इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को भी एक कॉपी जाएगा फॉर्म 4A का, उनको भी इन्फॉर्म करना है। इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, ठीक है, उनको भी फॉर्म 4A का एक कॉपी हम लोग देंगे अगर इलेक्ट्रिकल से ये कनेक्टेड है तो, ठीक है। ये फॉर्म 4A का बात ख़त्म हो गया। नेक्स्ट आते हैं 4B के तरफ। 4B का काम क्या है कि जब ये एक्सीडेंट हो गया 24 आवर के अंदर अंदर तो सब कुछ पता नहीं चलेगा, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या वजह था, कितना लोग मारे गए, कितना लोग सीरियस बॉडीली इंजरी में घायल हुए, इतना इन्फॉर्मेशन तो तुरंत नहीं मिलेगा। तो एक्सीडेंट होने का 7 दिन के अंदर अंदर पार्टिकुलर्स ऑफ पर्सन इंजर्ड और किल्ड, कितना आदमी का मौत हो गया, कितना आदमी बुरी तरह से घायल है, बुरी तरह से नहीं बोलते, जिनका सीरियस बॉडीली इंजरी हुआ है या फिर जो भी है इंजरी हुआ है जहाँ पे, सभी का डिटेल्स फॉर्म 4B में 7 दिन के अंदर अंदर सीआईएम को भेजना है। यहाँ पे आरआईएम डीएम हट गए, सीआईएम को सिर्फ भेजना है फॉर्म 4B। 4A किसको भेजना है, डीएम सीआईएम आरआईएम, लेकिन 4B भेजना है ओनली सीआईएम, यहाँ पे डीएम आरआईएम को नहीं भेजना है, ठीक है, 4B। इसके बाद
ये तो हो गया कि कितना आदमी सीरियस बॉडीली इंजरी इंजर्ड है, कितना आदमी का डेथ हो गया। इस पार्टिकुलर्स हमको फॉर्म 4B में 7 दिन के अंदर अंदर भेज दिया हम लोग। जब जिसका तो डेथ हो गया उस काम तमाम हो गया, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो इंजर्ड पर्सन है, जब मेडिकल ट्रीटमेंट होने के बाद पूरा अच्छे से उनका मतलब सब हो गया, अभी वो ड्यूटी ज्वाइन करने लगे। जब भी 6 महीना बाद, 1 साल बाद, जब भी कभी ना कभी तो रिटर्न करेंगे ना मेडिकल फिट होके। जब वो ड्यूटी को रिटर्न करेंगे फिर बात आएगा फॉर्म 4C का। यानी कि इंजर्ड पर्सन जब मतलब मेडिकली फिट होके ड्यूटी ज्वाइन करेंगे, उनका ड्यूटी ज्वाइन करने का 15 दिन के अंदर अंदर फॉर्म 4C में नोटिस भेजना है। किसको भेजना है? वही CIM को ओनली, नॉट DM, नॉट RIM। यानी कि 4C भी सिर्फ CIM को जाता है। तो हम लोग क्या जाने एक्सीडेंट के बारे में, अभी गाना गा सकते हैं कि नहीं? क्या क्या वजह से है जिस माइनर इंजरी, रिपोर्टेबल इंजरी का केस में नोटिस ऑफ एक्सीडेंट नहीं जाता है। बाकी जो जितना चीज़ हम लोग डिस्कस किए उसमें से अगर कोई भी एक्सीडेंट माइंस में हुआ, फोर्थविथ हमको इन्फॉर्म करना है RIM को बाय स्पेशल मैसेंजर और बाय टेलीफोन और टेलीग्राम। इसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर फॉर्म 4A में नोटिस भेजना है कि ये जस्ट इनिशियल इन्फॉर्मेशन, जैसे FIR टाइप का होता है, वो 24 आवर्स के अंदर अंदर 4A में भेजना है। किसको भेजना है? DM, CIM, RIM। इसके बाद एक्सीडेंट होने का 7 दिन के अंदर अंदर फॉर्म 4B भेजना है। इसमें क्या मेंशन रहता है? पार्टिकुलर्स ऑफ पर्सन इंजर्ड और किल्ड, वो किसको भेजना है? सिर्फ CIM को भेजना है। इसके बाद जब इंजर्ड पर्सन ड्यूटी रिटर्न करेगा मेडिकली फिट होने के बाद, जब वो जो ड्यूटी ज्वाइन करेगा उसका 15 दिन के अंदर अंदर फॉर्म 4C में हम भेजेंगे नोटिस। किसको? सिर्फ CIM को। यह है फॉर्म 4 का पूरा कहानी। समझ में आ गया? नेक्स्ट आते हैं फॉर्म 5 पर। फॉर्म 5 भी रेगुलेशन 10 में उसका उल्लेख किया गया है। रेगुलेशन 10 कहता है कि जो नोटिफाइड डिजीजेस 8 है। क्या क्या 8 नोटिफाइड डिजीजेस है? आप लोग तो जानते हैं, जैसे पहले 5 था, फिर बाद में 3 ऐड हुआ। तो ये नोटिफाइड डिजीजेस जो है, वो नोटिफाइड डिजीजेस में कोई अगर एम्प्लॉई मतलब अगर अफेक्टेड होता है, जो 8 नोटिफाइड डिजीजेस है, सिर्फ उसी 8 में। ऐसा नहीं कि किसी को बुखार हुआ तो या किसी को मलेरिया डेंगू हो गया तो हम नोटिस ऑफ डिजीज भेजेंगे, नहीं। वो जो नोटिफाइड डिजीजेस जो गवर्नमेंट नोटिफाई किया है, जो 8 तो है, उस 8 डिजीज में अगर कोई भी आदमी अगर ये अफेक्टेड है, तो उस केस में जब ओनर, एजेंट या मैनेजर को ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि मेरा माइंस का ये एम्प्लॉय को ये डिजीज हुआ है, जब वो इन्फॉर्म्ड होंगे, वो इन्फॉर्म होने का 3 दिन के अंदर अंदर, 3 डेज, इसको आपको नोट करना पड़ेगा कि जब ओनर, एजेंट, मैनेजर को इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि मेरा ये एम्प्लॉय को ये डिजीज हुआ है। कौन सा डिजीज? वो जो नोटिफाइड डिजीज 8 है, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस वाला, ठीक है। वो जब उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, वो इन्फॉर्मेशन मिलने का 3 दिन के अंदर अंदर फॉर्म भी में नोटिस ऑफ डिजीज भेजना पड़ेगा। किसको भेजेंगे? CIM, RIM एंड इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मेडिकल। CIM को भेजेंगे, RIM को भेजेंगे और इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मेडिकल को भेजेंगे। कौन सा फॉर्म में? फॉर्म 5 में। तो ये था फॉर्म 5 का इम्पोर्टेंस। तो वो जो 8 नोटिफाइड डिजीजेस क्या क्या है? सिलिकोसिस, न्यूमोकोनियोसिस, मैंगनीज पॉइजनिंग नर्वस टाइप, एस्बेस्टोसिस, कैंसर ऑफ लंग और स्टोमच और प्लूरिया, जिसको भी मेसोथेलियोमास भी बोला जाता है। ये हो गया 5। और बाकी 3 जो बाद में ऐड हुए, NIHL, नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, कॉन्टैक्ट डर्माटिटिज ड्यू टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ केमिकल्स, और एक है पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ड्यू टू रेडियम और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। ये जो 8 नोटिफाइड डिजीजेस हैं, ये 8 नोटिफाइड डिजीजेस में अगर कोई एम्प्लॉई अफेक्टेड होता है, तो जब इसका इन्फॉर्मेशन और ऑनर एजेंट या मैनेजर को मिलेगा, उनका इन्फॉर्मेशन मिलने का दिन से 3 दिन के अंदर अंदर फॉर्म 5 में एक नोटिस भेजेंगे। किसको?
DM, CM, RIM और इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मेडिकल, इनमें सबको भेजना है। ठीक है, तो ये है फॉर्म 5। नेक्स्ट लास्ट जो फॉर्म है MMR के अंदर, फॉर्म 6। फॉर्म 6 यूज होता है जब भी कोई माइंस में CIM हो या फिर जो इंस्पेक्टर हो, जब माइंस इंस्पेक्शन करते हैं उनका जो पॉइंट वो आइडेंटिफाई करते हैं, जो कॉन्ट्रावेंशन आइडेंटिफाई करते हैं या पॉइंटिंग आउट करते हैं, वो कॉन्ट्रावेंशन को फॉर्म 6 में मेंशन करते हैं। तो फॉर्म 6 ओनर एजेंट मैनेजर किसको भेजते नहीं हैं, फॉर्म 6 वो लोग हमको देते हैं। कौन लोग? जो जब CIM या इंस्पेक्टर माइंस को इंस्पेक्शन करने आते हैं, कोई अगर कंट्रावेंशन को वो पॉइंट आउट करते हैं कि ये तुम आज पर रूल नहीं कर रहे हो या आज पर एक्ट नहीं कर रहे हो, मतलब स्टैट्यूटरी में जो प्रोविज़न है उसको नहीं कर रहे हो, या फिर जो भी उनको लगता है कि ये अनसेफ है और आज पर गाइडलाइन वो नहीं कर रहा है, जो भी कंट्रावेंशन वो आइडेंटिफाई करते हैं या पॉइंटिंग आउट करते हैं, वो फॉर्म 6 में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो ये है मोटा मोटी टोटल फॉर्म्स। तो टोटल कितना फॉर्म हो गया? टोटल फॉर्म हो गया फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4A, फॉर्म 4B, फॉर्म 4C, फॉर्म 5, फॉर्म 6। तो उम्मीद करता हूँ कि ये डिस्कशन इफेक्टिव रहा होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसके रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आपका मन में कोई डाउट नहीं आएगा। इसी के साथ मेरे चैनल में जुड़े रहिए। धन्यवाद। और आपका दोस्त लोग को भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। थैंक यू।